हम्म, ठीक है। हम्म, आज हो गए 23। ठीक है। सो लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड like we are about to complete current. Yeah, we are about to complete current. So लास्ट क्लास में मैंने आपको दो तीन नई चीजें बताई थी। सर हमने ओम्स लॉ देखा था, इक्वल टू आई आर होता है। ये होता है स्केलर फॉर्म में। ये होता है स्केलर फॉर्म में। इसी का इक्विवेलेंट क्या है सर? जे इक्वल टू सिग्मा इंटू वी। ये है वेक्टर फॉर्म में। ये है वेक्टर फॉर्म में। सर जे क्या होता है सर? जे है सर आई अपॉन ए। सर आर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। सर जी क्या होता है सर? वन अपॉन आर। तो सिग्मा क्या होता है सर? वन अपॉन रो। ठीक है। यहाँ से मैं आर को क्या लिख सकता हूँ मैं? एल अपॉन ए सिग्मा। ये form है। ठीक है यहाँ तक? ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, करेक्ट? सपोज लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने देखा था। क्या हो गया? हेलो। हाँ सर। लो आ रही आवाज लो आ रही है क्या? अभी आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। आ रही है ना? ओके। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक उसके बाद मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी। जब हमारे पास कोई बॉडी है, उसके अंदर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर होंगे वो सारे के सारे किस में होंगे? रैंडम मोशन में होंगे। तो यू एवरेज क्या हो जाएगा? जीरो होगा। दूसरे वाले केस में क्या किया हमने? यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। जैसे ही हम इसके अंदर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसमें, जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे आ जाएंगे पॉजिटिव के पास। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? प्रोटॉन पॉजिटिव आ जाएंगे, है ना? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास एक एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है। उस एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला देखा था, कितना आया था? माइनस ई अपॉन एम, है ना? एफ इक्वल टू एम ए को इक्वेट कर दो एफ इक्वल टू क्यू ई से, तो यहाँ से ये आ जाएगा। फिर हमने एक और चीज देखा कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे कोलाइड विथ ईच अदर। दे कोलाइड विथ ईच अदर, और इनके पास एक वेलोसिटी आ जाती है, उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा? वी डी। यहाँ से मेरे पास वी डी कितना आया सर? वी डी होता है यू प्लस ए टी। तो यू तो जीरो है, ए कितना है सर? माइनस ई अपॉन एम, और टी कितना है? टाउ। यहाँ से मेरे पास वी डी का फॉर्मूला आ गया माइनस ई अपॉन एम टाउ। ठीक है, इतना यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। टुडे वी विल बी सीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वीडी। करंट एंड वीडी, आई एंड वीडी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े। हेलो माई, यहाँ तक ओके है? तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। हाँ सर। आ जाते हैं अपने लेक्चर पे आ जाते हैं। हम्म।
तो the relationship between the current and drift velocity, the relationship between the current and drift velocity अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसको मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यहाँ पे बैटरी से लगाया। तो क्या होगा सर, जैसे ही मैं इसको, इस कंडक्टर को मैंने एक वोल्टेज से लगाया, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो माइनस वाले हैं वो सब के सब यहाँ मूव करेंगे, है ना। जितने भी नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव के पास आ जाएंगे, और नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब करंट कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, सही बात है। करंट और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है ना। करंट और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे करंट कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इसका इस इसका लेंथ है एल, इसका एरिया है ए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है। इस डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैंने यहाँ पे, यहीं पे मैंने लिखा हुआ है। सपोज अ पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across a conductor of length L and uniform area A, cross section area A. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड द कंडक्टर, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, V अपॉन एल, जो इसका लेंथ है L, और ये पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, V, E इक्वल टू V अपॉन एल सेटअप हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E विथ एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ Vd। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ ड्रिफ्ट होना चालू होगा, पहले वाली कहानी। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा Vd, ठीक है। अब इस लेट्स सपोज इसके अंदर टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेट्स सपोज इस कंडक्टर के अंदर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज n। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, एरिया ई। तो अब बताओ इस पूरे लेंथ एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने चार्ज होंगे, कितना होगा सर, टोटल एन इंटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है सर, एल इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया, तो कितना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, एन ए एल। और एक एक पे कितना चार्ज होता है, क्यू, एक पे कितना चार्ज होता है, ई। टोटल चार्ज कितना आ गया, NaLe। टोटल चार्ज कंबाइन इन लेंथ एल कितना आ जाएगा, NaLe। इसमें किसी को डाउट है, नहीं सर। समझ में आया सबको, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कि सर यहाँ पे तो मेरा इसका लेंथ है सर एल, सर इसका एरिया है ए, सर इसके पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसके अंदर, सर टोटल वॉल्यूम AL, कितने इलेक्ट्रॉन्स है एन, और एक चार्ज पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कितना चार्ज होता है, ई। टोटल चार्ज कितना आ गया, टोटल क्यू कितना आ गया, NeAl। ये क्लियर है सबको, ये क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब all the electrons which enter the conductor at right end will pass through the conductor at left end। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से घुसा होगा उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे करंट लगाया, वोल्टेज लगा हुआ है, देखो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से घुसेगा, तो जितना करंट बेसिकली यहाँ से जितना करंट निकल आएगा उतना करंट यहाँ से वापस आ गया। बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे सपोज 2 एम्पियर करंट लगाया है, तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकल गया ना, तो जितना चार्ज यहाँ से, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसको वापस चाहिए, ठीक है, वही लिखा हुआ है। All the electron which enter the conductor at right end will pass through the conductor at left end। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। टाइम है मेरे पास t, डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है l, और स्पीड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। t आ गया l अपॉन Vd। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है Q अपॉन टी। Q निकाला हमने यहाँ से NeAl, टाइम निकाला यहाँ से L अपॉन Vd, पुट कर दो, L कट गया, आपके पास मस्त फॉर्मूला आ गया आई का, NaeVd। आई का फॉर्मूला आ गया आपके पास, NaeVd। आई का फॉर्मूला क्या आ गया, NaeVd। क्या ये क्लियर है सबको,
हाँ सर, ठीक है, हाँ बोलो। वो E इज इक्वल टू वी बाई एल वाला बताओ ना एक बार फिर से। कौन सा? वो E इज इक्वल टू वी बाई एल वाला फॉर्मूला मतलब कहाँ से आया उसके ऊपर? ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, उसके ऊपर मतलब सबसे स्टार्टिंग में था देखो। हाँ हाँ। ये अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ानी है। ये क्या होता है? वी क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी अपॉन डी नहीं होता? अबे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। भूल गए क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था। ओके, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस उसका। हाँ, वही वही तो लिखा है। इक्वल टू वी और उसका डिस्टेंस कितना है? एल, तो एल। ओके, हाँ ठीक है सर, समझा। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब आपको जेई मेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला याद रखना है वाला। सीबीएसई के लिए ये फॉर्मूला कैसे आया है वो याद रखना है ना। सीबीएसई के लिए आपको डेरिवेशन आ जाएगा, तो ये ड्राइंग बनाना है, ये लिखना है, कहानी लिखना है। यहाँ से ऐसे आ रहा है तो फिर ये कहानी लिखना है। फिर ई को लिखो वी बाई एल, फिर यहाँ से चार्ज निकालो, फिर टी, फिर यहाँ से टाइम निकालो, फिर आई निकाल दो क्यू बाई टी, तो क्यू और टी, तो यहाँ से कहानी आ जाएगा आई इक्वल टू एन ए वी डी। ये आपको डेरिवेशन याद रखना है सिर्फ सीबीएसई के लिए। जेई के लिए आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एन ए ई वी डी। ठीक है, ये है समरी। समरी में आपको कैसे क्या 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 चीज याद रखनी है? तो ये डायग्राम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है सर, इसका लेंथ है एल, सर इसका एरिया है ए। ठीक है सर, यहाँ पे वोल्टेज वी है, यहाँ से करंट जाएगा आई, यहाँ से करंट आ जाएगा वाई। ठीक है, पहले ये ड्राइंग बना दो और इस ड्राइंग को एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए पहला फॉर्मूला। सर टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? इसमें टोटल चार्ज कितना निकलेगा सर? एरिया ए है, लेंथ एल है, तो ए एल वॉल्यूम हो गया। तो टोटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो एन आ गया। तो और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, तो टोटल चार्ज कितना आ गया? एन ई ए एल। फिर सर टाइम कैसे निकालेंगे सर? डिस्टेंस है एल, वेलोसिटी है वी डी, टाइम आ गया एल अपॉन वी डी। तो इस क्यू को और इस टी को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, किसी भी डेरिवेशन को जब हम याद करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसके दो तीन क्रक्स निकालते हैं कि क्या क्या चीज मुझे पता होनी चाहिए, जिसके बाद मैं अपने आप से लिख सकता हूँ एग्जाम हॉल में, है ना। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए क्यू कैसे निकालना है और टी कैसे निकालना है। उसके बाद बाकी चीज तो आप वहाँ पे लिख लोगे ऑन द स्पॉट। ठीक है, यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया आई इक्वल टू एन ए ई वी डी। आई इक्वल, अब देखो अब मैं इस फॉर्मूला के साथ खेलूंगा। अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया है। अब मैं इस फॉर्मूला के साथ कैसे खेलूंगा वो देखो। मेरे पास आई आ गया, एन ए ई वी डी पहला फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मेरे पास आई आ गया तो मैं जे निकाल सकता हूँ। सर आई अपॉन ए कर दूंगा तो सर जे आ जाएगा। सर आई अपॉन ए कर दूंगा तो जे आ जाएगा। जे कितना आ गया? एन ई वी डी। तो यहाँ से मुझे पता है, अभी हमने पढ़ा था सर, वी डी होता है माइनस ई ई अपॉन एम टाउ। तो सीधा मैं इस फॉर्मूला को इसमें पुट कर दूंगा, तो कितना आ गया? आई इक्वल टू एन ए ई वी डी की जगह पुट कर दूंगा मैं माइनस ई ई अपॉन एम टाउ। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आई इक्वल टू माइनस एन ए ई स्क्वायर ई अपॉन ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, अब मुझे पता है सर वी होता है ई इंटू एन, ई क्या होता है सर? वी अपॉन एल होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ई की जगह पुट कर दूंगा वी अपॉन एल। ई की जगह मैंने पुट कर दिया वी अपॉन एल। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया? माइनस साइन को हटा दिया मैंने अभी अभी के लिए, तो आई कितना आ गया मेरे पास? एन ए ई स्क्वायर वी एम एल टाउ, वी टाउ अपॉन एम एल। ठीक है, अब मैं इसको इसको यहाँ ले गया, इसको पूरे को यहाँ पे ले आया, तो मेरे पास आ गया v इक्वल टू आई इंटू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। और यही किसके इक्विवेलेंट है? v इक्वल टू आई आर। इस टोटल की वैल्यू कितनी आ गई? आर के बराबर। यहाँ से कितने क्या आ गया? v इक्वल टू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ से आर कितना आ गया? एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। अगर अब आर आ गया तो मैं जी निकाल सकता हूँ। ठीक है, आर आ गया तो मैं जी निकाल सकता हूँ। आर का फॉर्मूला क्या होता है सर? रो एल अपॉन ए। अब इसको मैंने इक्वेट कर दिया रो एल अपॉन ए से, एल अपॉन ए कट गया, तो यहाँ से मेरे पास टाउ आ गया। टाउ आ गया तो मेरे पास सिग्मा भी आ गया। बताओ, क्या ये 12 फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं कि नहीं आए? सर इतने 12 याद करने पड़ेंगे? याद क्या करना है तुमको? मैंने क्या कुछ याद किया है? आपको बस ये पता होना चाहिए आई इक्वल टू एन ए वी डी, और वी डी इतना हुआ। बाकी क्या है? बाकी मैथ्स है यार। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा निकालना आना चाहिए। हाँ यहाँ सर, पे फिर देखो, ठीक है।
देखो सर, आई आपने बताया NaEVD होता है, ठीक है सर। सर मुझे पता है सर वीडी होता है -E/m टाउ होता है। मैं 2 को 1 में पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, I = NaE। ई की वीडी की जगह पुट करूंगा मैं -E/m टाउ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आई कितना आ गया सर, माइनस बाहर आ गया, NaE² E/टाउ/m, ठीक है। सर चौथा फॉर्मूला सर मुझे पता है ई होता है सर V/L होता है। अब मैं क्या करूंगा, इस ई में पुट कर दूंगा V/L, तो आई आ गया -NaE² V/m L टाउ, ठीक है सर। तो मुझे एक और फॉर्मूला पता है सर, V होता है I/R। तो क्या मैं इसको V, और I है तो मैं इसको इस फॉर्म में वो कर लेता हूँ, तो मेरे पास V आ गया ML/NaE²टाउ/I, ठीक है। माइनस साइन अभी फिर मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं इक्वेट करूंगा तो ये आ गया मेरे पास आर के बराबर। ये मेरे पास आर के बराबर आ गया, तो आर आ गया ML/NaE²टाउ। सर हमने पढ़ा है आर होता है ρL/A। इस फॉर्मूला को इक्वेट करूंगा तो L/A कट गया, यहाँ से मेरे पास रो की वैल्यू कितनी आ गई, M/NE²टाउ, ठीक है सर। सर रो होता है 1/सिग्मा, तो सिग्मा पूछेगा तो सिग्मा कितना आ गया, 1 NE²टाउ/n, ठीक है। यहाँ से आर आ गया तो यहाँ से जी निकाल सकता हूँ 1/R, ठीक है। और यहाँ पे आई है तो यहाँ से मैं जे निकाल सकता हूँ I/A। NeVD बताओ, क्या इसमें इसमें याद क्या करना है तुमको, इसको एक एक यहाँ पे क्या रट्टा से ही मारोगे, क्या आ रहा है ये आ रहा है, बस ये याद रखो NeVD और VD, बस उसके बाद इसके साथ तुमको मैथ्स आनी चाहिए, ये इससे ये निकालना है, इससे ये निकालना है, इससे ये निकालना है, इससे आर निकालना है, इससे रो निकालना है, इससे सिग्मा निकालना है, जो भी एग्जाम में पूछे, ठीक है। सर ठीक है। हो जाएगा। अपने आप पेन लेना, कॉपी लेना, कॉपी पेन लेना, I = NaVD लिखो, VD का फॉर्मूला याद रखो। अब इसके बाद देखो क्या आप ये सारे फॉर्मूले निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो खुद से। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। याद क्या हो जाएगा, निकालना आना चाहिए सब कुछ। कितने सब कुछ याद नहीं रखना पड़ता भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो जो याद रखना है वो मैं बताता हूँ। क्या मैंने यहाँ पे लिखा है रिमेम्बर, कुछ नहीं लिखा हुआ मैंने। यहाँ पे देखोगे जो जो याद रखना मैंने, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने रिमेम्बर। जो चीज रिक्वायरमेंट है बस उतना ही बोलता हूँ याद रखने के लिए, बाकी चीज निकालना निकालना सीखो, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा, मैंने यहाँ पे इस पेज से लेके यहाँ तक मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है, एक से दूसरा कैसे आ रहा है, दूसरे से तीसरा कैसे आ रहा है, तीसरा से चौथा कैसे आ रहा है, चौथा से पांचवा कैसे आ रहा है, 6 7 8 9 10 11 12 13 12 फॉर्मूले हैं। एक से कैसे निकालना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सेम टू सेम अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हाँ सर। चलेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे हमने आई निकाल लिया अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक और चीज क्या है, एक और चीज क्या कह सकते हैं सर, जे आ गया I/A, जे आ गया NeVD, और VD की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जे आ गया NeE/m टाउ। तो अभी हमने पढ़ा J = सिग्मा ई होता है, तो यहाँ से भी आप सिग्मा निकाल सकते हो, यहाँ से भी सिग्मा का वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे V = IR को इक्वेट किया, आप यहाँ पे J = सिग्मा ई को इक्वेट कर सकते हो ना इस फॉर्मूला से, तो ये सिग्मा आ गया NE²टाउ/n, यहाँ से भी हमारा आंसर सेम ही आया होगा सिग्मा का, NE²टाउ/n। ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब J = सिग्मा ई लिखो या सिग्मा को लिख दो 1/रो, बात तो एक ही है। ई को लिख लो रो सिग्मा, रो जे, कैसे भी लिख सकते हो। तो जो एग्जाम में पूछा है, जो क्वेश्चन में पूछा है वैसे अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। दो फॉर्मूले ही है बस, I = NaVD और VD = E/m टाउ, बस इसी दो फॉर्मूला से आपको सब कुछ जो एग्जाम में पूछा है इसका फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। कुछ याद नहीं रखना है, ये कुछ याद नहीं रखना है, ये पूरी मैथमेटिक्स है, ठीक है। आ जाते हैं नए टर्म पे, दैट इज नोन एज मोबिलिटी।
आ जाते हैं हम लोग नए टर्म पे। नया नया कॉन्सेप्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा? मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने अगर मैंने जैसे अभी इस वाले केस में आ गया, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसके पास एक वेलोसिटी आ गई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अंदर है, वो उसके पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी गेन कर रहा है जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, उसी को हम बोल देते हैं मोबिलिटी। उसी को हमने नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? मोबिलिटी। इट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। म्यू म्यू क्या होता है सर? कितना वेलोसिटी उसने गेन किया जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, यूनिट है। तो म्यू कितना आ गया सर? वीडी अपॉन ई। तो वीडी कितना आ गया? म्यू अपॉन म्यू इंटू ई। वीडी कितना आ गया? म्यू म्यू इंटू ई। तो देखो आपके पास अब वीडी के दो फॉर्मूले आ गए। एक हम अभी हमने पढ़ा, माइनस ई ई अपॉन एम टाउ। दूसरा यहाँ से वीडी का फॉर्मूला क्या आ गया? म्यू इंटू ई। तो यहाँ से आप इक्वेट कर सकते हो कि सर म्यू का वैल्यू कितना होगा? म्यू का वैल्यू कितना होगा? ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, ये भी मैथमेटिक्स है। दो फॉर्मूला है, इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से म्यू का कितना वैल्यू आएगा? ई टाउ अपॉन एम। ठीक है। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। अब आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई म्यू का यूनिट क्या होगा, म्यू का डायमेंशन क्या होगा, क्या देखो निकाल सकते हो आप? म्यू का यूनिट क्या होगा सर? वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड में, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर में, ई होता है वी अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, अगर यूनिट पूछेगा तो। अगर डायमेंशन पूछेगा तो म्यू होता है सर वी डी अपॉन डी, वेलोसिटी होता है सर मीटर पर सेकंड तो एल अपॉन डी, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर याद नहीं है तो यहाँ से निकाल लो, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। एफ का पता है, क्यू का पता है, ई का निकाल लो, ई का निकाल के पुट करो, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में कुछ याद नहीं रखना है, कुछ ये सब याद नहीं रखना, सब आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी रिमेम्बर 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 कुछ नहीं लिखा हुआ है। जहाँ पे मैं लिखूँ रिमेम्बर, वही चीज याद रखनी है अपने माथे में। बाकी चीज आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, मोबिलिटी भी पढ़ लिया हमने। मोबिलिटी क्या होता है? वी डी इक्वल टू म्यू ई, वी डी इक्वल टू ई अपॉन एम टाउ, दोनों को इक्वेट करो, म्यू का वैल्यू आ जाएगा ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? अल्फा। इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा क्या बोलता है? इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मतलब कितना मेरा रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है पर यूनिट रेजिस्टिविटी कितना यूनिट है इनटू पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये मेरे भाई? ये क्या बोलता है? इसको आप थोड़ा डिनो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से वो करोगे तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा एक, रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो टी मतलब जिस टेम्परेचर पे अपने को रेजिस्टिविटी निकालना है, इक्वल टू जो जो आपको रूम टेम्परेचर का या जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटू 1 प्लस अल्फा, ये आपको वैल्यू दी होगी, इंटू जिस टेम्परेचर पर निकालना है माइनस रूम टेम्परेचर। यहाँ से मस्त जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है? रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टी माइनस टी नॉट। मतलब क्या होगा? देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रो नॉट 3.5 है, टी नॉट आपको बोल देगा रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री, आपको बोल देगा आपको 28 डिग्री पर बताना है रो की वैल्यू कितनी होगी, और अल्फा की वैल्यू दे देगा 0.1। आपको सारी वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। रो है 28, कैसे लिखोगे यहाँ पे? रो है 28 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू रो है 25 डिग्री सेल्सियस, जो आपको दिया हुआ है रो नॉट, इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.1, इंटू टी माइनस वी नॉट। टी माइनस वी नॉट कितना हो गया? 28 - 25 3। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? अल्फा एक टर्म होता है। ठीक है, इसमें बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है अपने को, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी माइनस वी नॉट। इसी में इक्विवेलेंट में क्या मैं लिख सकता हूँ भाई? आर इज प्रोपोर्शनल टू रो है, तो यहाँ पे मैं आर टी भी पूछेगा तो आर टी भी ऐसे लिख सकते हो, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अगर बोल दिया कि लेंथ और एरिया पे कोई फर्क नहीं हो रहा है, तो मेरा आर टी भी क्या ले सकता हूँ मैं? आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है इतना? अब देखो,
अब कुछ क्वेश्चन आपके पास आते हैं ऐसे, ये वाले। क्या बोलेगा कि भाई मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, उसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, तो उसका जो लेंथ है वो 3 गुना हो गया उसका। तो अब बताओ क्या रेजिस्टिविटी होगी, क्या रेजिस्टेंस होगा जो भी। तो इन वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, आपको सीधा वॉल्यूम को इक्वेट कर देना है। पहले का वॉल्यूम इक्वल टू बाद का वॉल्यूम, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसे निकाल लो। क्या बोल रहा है भाई, लेट्स सपोज पहले का वॉल्यूम एल है, अब क्या बोल रहा है कि उसका जो लेंथ है वो 3 गुना हो गया, मतलब लेंथ हो गया 3 गुना, और एरिया पता नहीं क्या होगा, तो ए अपॉन ए डैश का ये आ जाएगा, ए अपॉन ए डैश का रिलेशनशिप आ जाएगा। वहां से अब आप आर निकाल लो, जो भी पूछा है, आर पूछा है, रो पूछा है, एल, वहां से आप निकाल निकाल सकते हो। ठीक है। ऐसे ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका फंडा क्या होता है, उनका वॉल्यूम को इक्वेट कर दो, और आपका जो भी पूछा है एग्जाम में वो निकाल लो, जो भी क्वेश्चन पूछा है वो निकाल लो। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जेई में आए हुए, जेई मेंस की जो पीवाई क्यू है वो सॉल्व करो, मैं नहीं करवा रहा अभी, वो आपका होमवर्क है जितने भी है। ठीक है, मैं नहीं तो मैं क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है भाई। ये वाले क्वेश्चन जो भी आएंगे, लेंथ 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 2 गुना हो गया, लेंथ 3 गुना हो गया, एरिया आधा हो गया, लेंथ हाफ हो गया, सब क्वेश्चन में बस आपको वॉल्यूम को इक्वेट करना है बस। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। जैसे ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लेना, करवाया हुआ है मैंने सॉल्व, यहाँ पे देखो सॉल्व करवाया हुआ आंसर। ठीक है। मोबिलिटी तो हो गया है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये हो गया है। ठीक है। इसके अंदर ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विद टेम्परेचर। अगर मैंने बोला आपको कॉपर निक्रोम और कार्बन सेमीकंडक्टर का में आपको बताना है, इसका वेरिएशन बताना है रेजिस्टिविटी का, इस टेम्परेचर के साथ कैसे होगा। ठीक है। तो तो ये ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, इसको रोटी मैंने बनाया हुआ कॉपर के लिए, निक्रोम के लिए और कार्बन के लिए। ठीक, कार्बन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। ठीक है, कॉपर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। और इसके लिए निक्रोम क्या होता है, निक्रोम हम लोग यूज करते हैं अलॉय अलॉय वलॉय बनाने के लिए। ठीक है, निक्रोम निक्रोम यूज करते हैं अलॉय बनाने के लिए। तो ये ग्राफ जो भी है ये सारा आपका सीबीएसई में आता है बनाने के लिए, सब सब कुछ सीबीएसई में आता है। तो ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है मैंने कि अगर कॉपर कॉपर आएगा तो कॉपर में बढ़ेगा, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट बढ़ेगा, निक्रोम में थोड़ा स्लाइटली बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर में घटेगा, सेमीकंडक्टर में घटेगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल में आता है, जब आप बोर्ड आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता है ना, होगा, तो उसमें आता है कि हम रजिस्टर्स जो बनाते हैं तो हम अलॉय क्यों यूज करते हैं, लाइक कॉन्स्टेंटन और मैग्नेनियन ही क्यों यूज करते हैं फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रजिस्टर। तो उसका 2-3 रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। दीज अलॉयज हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, उनका अल्फा ज्यादा होता है, उनका सॉरी उनका रो ज्यादा होता है। दे हैव अ स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट, उनका कोएफिशिएंट बहुत कम होता है। इससे क्या होता है, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ भी रहा है घट भी रहा है तो मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो गर्मी होगी होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठंडी होती है तो टेम्परेचर घट जाता है। तो अगर मैं अलॉय यूज नहीं करूंगा तो मेरा जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो समर में ज्यादा दिखाई देगी, और विंटर्स में कम दिखाई देगी, अगर वो अल्फा पे अगर अगर अल्फा उसका ज्यादा होगा तो। बट हमारा जो अलॉय होता है, अलॉय की खूबी क्या होती है, उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो कम होता है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन, देयर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इज स्मॉल। तो इन चारों में से कोई भी 2 पॉइंट याद कर लेना, एग्जाम में आता है लिखने के लिए, प्रैक्टिकल में पूछ लेता है, या 1-2 मार्क्स में लिखने के लिए आ जाता है, तो वहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है। अब ओमिक कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। ओमिक कंडक्टर क्या होता है सर, जो ओम्स लॉ फॉलो करता है। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है सर, जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। तो उसका ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है। एक और चीज, जो ओम्स लॉ जो होगा वो हमेशा कहाँ से पास होगा, ए वी आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अगर अगर मान लो मैं एक ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ और एक ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ, तो इसमें से कौन सा मेरा ओम्स लॉ होगा, ये वाला ओम्स लॉ होगा, ये वाला ओम्स लॉ नहीं होगा। ओम्स लॉ में क्या होना चाहिए, वी आई ग्राफ तो होना चाहिए, बट इट शुड पास थ्रू द ओरिजिन, दैट इज द ओम्स लॉ। बट अगर मैंने ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ तो ये ओम्स लॉ नहीं है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, तो वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। डायोड वायोड हम ये पढ़ेंगे, अगर ऐसा वैसा ग्राफ है कुछ तो वो तो लीनियर है नहीं, तो वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर है। हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, ये सारा का सारा आपका सीबीएसई के लिए था। बाकी मैं अभी आपको ये
एसर अरोरा की मेरे पास मैं आपको करंट का मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा, जो आपको सीबीएसई के लिए कैसे लिखना है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो आप उसमें से देख लेना, एक बार पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, ठीक है। अपन लोग अब पढ़ते हैं सीधा यहाँ। इसके बाद हमने ये सब पढ़ लिया है पहले, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया है। अभी हमको एक नया टर्म पढ़ना है, वो पढ़ना है इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, और ईएमएफ पढ़ना है, ई। ना तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन तो किया हुआ है वैसे, मैं यहाँ पे डेफिनेशन एक बार पढ़ पढ़ देता हूँ, इसके बाद मैं फिर से आपको आपके लिए एक्सप्लेन एक्सप्लेन करूंगा ये चीज, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या होता है, एग्जाम में आता है, देखो सीबीएसई के लिए ये सारे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आता है उसका, क्या फैक्टर्स है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये सब डेफिनेशन वाला जो पार्ट है वो सीबीएसई के लिए सीबीएसई में आता है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? सर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। मतलब क्या हुआ, ये तो हो गई। सर, अगर मेरे पास ये ऐसे है, कोई भी वोल्टेज है, तो सर इसका ये हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकल में कि इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। मतलब मैं अभी तो हम जो भी न्यूमेरिकल दे रहा था, मैंने उसमें कहीं पे भी आपको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ। अगर नहीं दिया हुआ है तो बाई चांस आप उसको जीरो लेके चलोगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट सपोज सर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो आपको यहाँ पे ऐसे 2 ओम बनाना है, छोटा सा ओम, छोटा सा 2 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, जो हम इलेक्ट्रोलाइट वोल्टेज वी डिपेंड लगा रहे हैं सर्किट में, उसका भी कुछ एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो फ्लो ऑफ करंट में मदद करता है, फ्लो ऑफ करंट में उसका यूज होता है, में रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल आर से, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। अब ये किस किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। अब रेजिस्टेंस है तो भाई लेंथ पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। तो इस दोनों इलेक्ट्रोड, एक कैथोड है एक एनोड है ना, पढ़ा है ना। एक कैथोड है एक एनोड है, तो कैथोड और एनोड के बीच में कितना डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच में कितना एरिया, उन सब पे डिपेंड करेगा। और इट इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये सब है आपका पॉइंट, बस ये 2-3 पॉइंट याद रख लेना, अगर एग्जाम में आया तो लिख देना, बस, ठीक है। अब आता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर हमको निकालना है। अगर हमने एक बैटरी ई लगाया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसको हमने एक रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिया है, और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तब हमको निकालना है डेरिवेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, और हमको फिर डिफाइन करना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करके बता रहा हूँ क्या होता है। ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये 3 चीज है जो भी हमको पढ़नी है। अब देखो, लेट सपोज मैंने ई लगाया यहाँ पे, ठीक है। ये लगाया ई, करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया यहाँ पे। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस स्मॉल आर के पास एक वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा वी डैश, और बाकी जो वोल्टेज है यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा वी। तो मैं बोल रहा हूँ ई क्या होगा सर, वी प्लस वी डैश। सही बात है। आर यू एग्री विथ मी ऑन दिस पॉइंट? तो ई जो होगा, सो वी जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आर के अक्रॉस, और स्मॉल आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वी डैश, तो इसके अक्रॉस हो रहा है वी डैश, मैंने एज्यूम किया है। तो मेरा जो ई क्या होगा सर, वी प्लस वी डैश होगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर। लिख सकते हैं। अब देखो, ये मेरे पास ई है, यहाँ से आई गया, आई यहाँ पे आ गया। तो अगर यहाँ से मैं टोटल आई लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा सर, टोटल आई कितना आ जाएगा सर, आई कितना आ जाएगा सर, ई अपॉन, अब तो आर भी है प्लस इसका स्मॉल रेजिस्टेंस आर भी है, ये आई आ गया ई प्लस ई अपॉन आर प्लस आर। सर ई है मेरे पास वी प्लस वी डैश। सर वी डैश की वैल्यू कितनी होगी सर, यहाँ से आई आ रहा है, तो यहाँ से वी डैश की वैल्यू कितनी होगी सर, आई इंटू आर। सही बात है। यहाँ से मेरे पास ई आ गया वी प्लस आई आर, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी सर, ई माइनस वी अपॉन आई, ई माइनस वी अपॉन आई, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। ये देखो, आर की वैल्यू कितनी आ गई, ई माइनस वी अपॉन आई, ठीक है। अब आई क्या है मेरे पास, आई क्या टोटल,
अब यहाँ से मेरे पास आई क्या है, वी अपॉन बड़ा वी अपॉन इसमें बड़ा आर। यहाँ पे आर आया मेरे पास ई माइनस वी अपॉन आई। यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने पुट कर दी वी अपॉन आर, आ गया ई माइनस वी अपॉन आर। यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया स्मॉल आर का, ई बाई वी माइनस वन इंटू आर, ई बाई वी माइनस वन इंटू आर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया फॉर्मूला। ये तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर आपको डेरिवेशन आएगा तो आपको ये डेरिवेशन करना है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आएगा तो। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको नई स्लाइड पे लेके लेके जा रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आपको सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ये इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ। इस क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 4 वोल्ट का लगाया, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया। यहाँ पे मैंने एक इंटरनल रेजिस्टेंस आपको आर दिया हुआ है, ये ले लो 2 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और अभी वैल्यू से ज्यादा समझ में आएगा, 12 वोल्ट ले लिया मैंने। ठीक है, ये मैंने सर्किट दिया है आपको, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, ये आपको निकालना है, ये इसका पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल ऑफ सेल ऑफ सेल when when current is drawn from cell। मतलब क्या हुआ इसका कि मेरे भाई एक चीज बताओ, टोटल 12 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस 6 है, तो यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा, 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर। ठीक है, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 8 वोल्ट का। यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 2 इंटू 2 4 वोल्ट का। ये तो 8 + 4 12, जो भी हमने वहां पे लिखा था, इक्वल टू वी प्लस वी डैश। वी कितना है 8, वी डैश कितना है 4, तो 8 + 4 = 12। ये समझ में आ रहा हाँ सर। है ना। अब देखो, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट। सर्किट मतलब इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसका जो एक्सटर्नल सर्किट क्या है, यहाँ ये तो इसका, यहाँ पे तो इसका 2 टर्मिनल्स है, यहाँ पे आपने वोल्टेज ड्रॉप इसे लगाया है। इसके बाहर यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा था, इक्वल टू वी प्लस वी डैश। यहाँ से मैं वी को क्या लिख सकता हूँ, ई माइनस वी डैश, या वी को लिख सकता हूँ मैं ई माइनस वी डैश के आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो ई क्या है मेरा ईएमएफ, ई क्या है ईएमएफ, वी क्या है टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है टोटल करंट, टोटल करंट, और स्मॉल आर क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया। V इक्वल टू ई माइनस आई आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सर ईएमएफ क्या होता है, ये जो ई है वो ईएमएफ है। सर सेल क्या होता है सर, सर अगर मैंने सेल को ऐसे लगाया है, यहाँ पे मैंने कोई करंट कोई सर्किट से नहीं लगाया, तो तब ये क्या है सेल है। जैसे ही मैं इसको
एक सर्किट में लगा देता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, एक ईएमएफ बन जाएगा। ठीक है। मान लो जैसे कि मान लो आप एक बैटरी खरीद के लाते हो दुकान से, तो वो क्या है, अभी एक सेल है। जैसे ही आपने उसको रिमोट में डाल दिया, हाँ, तो अब वो उसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, तो अब वो उसको ईएमएफ दे रहा है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सर। ठीक है। तो टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब में डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर आपको देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का वो निकालना है, तो सर V इक्वल टू ई माइनस आई आर है। सर मुझे तो निकालना है आई आर, आई इंटू आर कर दो, ई माइनस वी हो गया, आई आर आ गया ई माइनस वी अपॉन आई। ठीक है। सर आई को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, आई को सर वी बड़ा वी इक्वल टू आई इंटू आर है, आई को लिख सकता हूँ वी अपॉन आर। यहाँ से पुट कर दो ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, ई बाई वी माइनस वन इंटू आर। बोलो, चलेगा? हाँ सर। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आ गया। तो अपन लोग अब चलते हैं पोटेंशियो। हमारा एक टॉपिक रह गया था पोटेंशियोमीटर वाला, पोटेंशियोमीटर। ठीक है। ये मैंने इसलिए वेट अभी अभी तक मैं वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक आपको समझाना था। ठीक है। यहाँ यहाँ पे भी सब कुछ लिखा हुआ है, आर इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर। ठीक है। अभी अभी इसके बाद पावर पावर वाला देखते हैं। अभी मुझे पहले आपको पोटेंशियोमीटर वाला चीज बतानी है। पोटेंशियोमीटर कहाँ गया? पोटेंशियोमीटर किरचॉफ लॉ, तो ये सब तो हो गया है। हाँ, ये रहा पोटेंशियोमीटर। कहाँ गया ये रहा पोटेंशियोमीटर। ठीक है। पोटेंशियोमीटर हम क्यों यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर, टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। नाम क्या है? पोटेंशियोमीटर मतलब ये क्या करता है, मेजर्स, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर, एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। ठीक है। अब तो आप बोलोगे सर वोल्ट मीटर भी तो वोल्टेज नापता है, इसमें क्या फायदा है? पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, बट पोटेंशियोमीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली नापता है। बट बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोल्ट मीटर को ज्यादा यूज करते हैं, बट वोल्ट मीटर इज यूज्ड मोर ऑफन मोर ऑफन, ड्यू टू ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज स्मॉल साइज एंड कन्वीनियंस। ठीक है, एंड कन्वीनियंस। ये आपका वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो बोर्ड का जो वाइवा होता है ना, प्रैक्टिकल, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज नापता है, आपका वोल्ट मीटर भी वोल्ट पोटेंशियल नापता है, तो हम वोल्ट मीटर क्यों यूज करते हैं ज्यादा, पोटेंशियोमीटर ज्यादा यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका जो वोल्ट मीटर का जो साइज होता है छोटा है, आराम से हम इसको यूज कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर जो होता है वो बड़ा सर्किट होता है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। अब इसके यूजेस क्या होते हैं? यूजेस, पहला, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। दूसरा, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। और तीसरा, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, मैं अभी आप जैसे मान लो मैंने यहाँ पे
ठीक है। ठीक है, ये होता क्या है, यहाँ पे क्या होगा, एक आपकी लेंथ होगी, यहाँ पे आपकी एक लेंथ होगी, ए और बी, ए और बी, ये वही वोल्टेज वी है, ये आपकी बैटरी दे रही है। ठीक है, इसके अक्रॉस अपने को निकालना है पोटेंशियल वी, इसके अक्रॉस निकालना है। ये एक लॉन्ग वायर है, ये क्या है, एक लॉन्ग वायर। क्या होता है, लॉन्ग वायर ऑफ फ्यू मीटर्स होते हैं, लिख सकते हो ऑफ फ्यू मीटर, बहुत बड़ा सर्किट, बहुत बड़ा ये होता है, ऑफ फ्यू मीटर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब बताओ, अब देखो, जब टोटल लेंथ इसका एल है, इस पे पोटेंशियल है वी, है ना, टोटल लेंथ एल है, यहाँ पे पोटेंशियल है वी, तो जब लेंथ वन होगा तो कितना पोटेंशियल होगा, वी अपॉन एल, वी अपॉन एल, है ना। मान लो, मान लो कि आपका जो नल पॉइंट, ये भी नल पॉइंट से निकालते हैं, यहाँ पे भी हम जॉकी लगाते हैं, वैसे लगाते हैं। मान लो ये आया एक्स, जहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन जीरो आया, तो एक्स पे कितना होगा, वी अपॉन एल इंटू एक्स, वी अपॉन एल इंटू एक्स। तो ये जो वी अपॉन एल आया ना, इसी को हम नाम दे देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वी अपॉन एल। इसी को हम डिनोट करते हैं के से, के क्या होता है, वी अपॉन एल। तो अगर मान लो ए बी सी है, ई सी है, तो अगर मुझे वी ए सी निकालना होगा तो कितना होगा, वी ए सी, वी अपॉन एल इंटू एक्स, मतलब वी अपॉन एल को मैं लिख सकता हूँ के इंटू एक्स। बताओ। हाँ सर। ठीक है, v इक्वल टू के एक्स, वी इक्वल टू के एल, जिस 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 लेंथ पे आपको निकालना है, तो वहाँ पे उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर अपने को पता है, तो हम लोग वहाँ का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको एग्जाम इसके लिए बताया था, बट एक्चुअली जो हम लैब में जो ये पोटेंशियोमीटर होता है, वो कुछ ऐसा होता है। कैसे होता है सर, यहाँ से आपका यहाँ से आपका बैटरी आ रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे लेंथ ए होगा, यहाँ पे लेंथ बी होगा, और यहाँ पे इतना बड़ा लेंथ होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आपको बस क्या याद रखना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या होता है, वो के क्या होता है सर, वी अपॉन एल, के होता है सर वी अपॉन एल। ठीक है, के होता है वी अपॉन एल। अब आ जाते हैं यहाँ पे, बाकी इसके बाद जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो वही मैंने बनाया हुआ है। एग्जाम में आ जाता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो वही जो अभी हमने लिखा ना, व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड कंपोजिशन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ, तो वी प्रोपोर्शनल टू एल, तो वी इक्वल टू के इंटू एल आ गया, तो के इक्वल टू वी अपॉन एल आ गया। यहाँ से के आ गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को हम बोल देते हैं, दिस इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, v इक्वल टू आई आर होता है, वी आई आर को लिखोगे रो एल अपॉन ए, आई रो और ए है, रो अपॉन ए तो कांस्टेंट है, तो मैंने अगर मैं लिख रहा हूँ कि अगर मेरा करंट कांस्टेंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से मेरा जो करंट है वो कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, देखो ये रही जॉकी, यहाँ से आपने ये लगाया, यहाँ से जॉकी लगाया, यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आएगा, तो v इज प्रोपोर्शनल टू एल, अगर करंट कांस्टेंट है तो यही है मेरा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना। अगर करंट कांस्टेंट है तो मेरा जो v है वो प्रोपोर्शनल टू एल आ गया है, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, v इक्वल टू के इंटू एल, तो के आ गया v अपॉन एल, इसका यूनिट कितना आ गया, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये ओके। हाँ, अब आ जाता है, अब मैंने वहाँ पे आपको यूज यूज में लगाया, में लिखवाया था कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था कि पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ
to measure the EMF to compare the EMF of two cell। अब अगर अब मेरे पास दो EMF है तो मैं उसका कैसे निकालूंगा? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। अगर अब क्या किया, देखो ये सेटअप है मेरे पास, ये मेरा पोटेंशियोमीटर था। यहाँ से मैंने एक ईएमएफ लगाया E1 जिसका जॉकी है J1। यहाँ से मैंने दूसरा ईएमएफ लगाया E2 जिसका जॉकी है J2। ठीक है, अगर मेरे पास दो ईएमएफ है, दो ईएमएफ है, तो उस केस में क्या होगा भाई? जो E1 होगा उसका क्या आ जाएगा KL1, जो E2 होगा उसका क्या आ जाएगा KL2। E1 अपॉन E2 निकालना है, सीधा L1 अपॉन L2, बस हो गया। ये याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, बताओ भाई, ये मेरा पोटेंशियोमीटर था, मुझे निकालना है, मुझे दो ईएमएफ में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ से मैंने एक ईएमएफ लगाया E1 जिसका जॉकी यहाँ पे J1। यहाँ पे मैंने दूसरा ईएमएफ लगाया E2 जिसका जॉकी है J2। तो E1 का लेंथ, E1 आएगा KL1, जहाँ पे इसका जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आएगा। E2 में आएगा कुछ KL2, तो लेंथ हमको पता नहीं है, सीधा निकालना है L1 L2। E1 अपॉन E2 कर दो इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, अगर दो ईएमएफ दिया होगा सीधा यूज करो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। बताओ। हाँ अब सर। इसी का यूज करके हम फाइंड करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक ईएमएफ है, अब आपको निकालना है आर। अभी देखो, अभी हमने आर का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? ये आर क्या होता है सर? E अपॉन वी माइनस वन इंटू आर। लेट्स सपोज सर पहले वाला का ई है वो है KL1, और दूसरे वाले का जो बी है वो है KL2। बस पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ से आर कितना आ गया सर? L1 माइनस L1 अपॉन L2 माइनस वन इंटू आर। आर कितना आ गया सर? L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। खत्म। यही फॉर्मूला आता है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। क्या होगा, इसका लेंथ आपको दे देगा L1, इसका लेंथ दे देगा L2, वहां से आंसर निकाल लो, हो गया, खत्म। ठीक है, इसलिए पहले मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाया था, ताकि आपको अगर ये फॉर्मूला पता है, यहाँ पे बस ई को लिखो KL1, वी को लिखो KL2, अगर जो भी L1 L2 वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक? तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पे देखो क्या क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा हुआ है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू L, तो V इक्वल टू KL। तो दो ईएमएफ भी दिया होगा तो E1 होगा KL1, E2 होगा KL2, दोनों को डिवाइड करके E1 अपन E2 आ गया L1 अपन L2। ठीक है, अगर दो ईएमएफ दिया हुआ है और आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो E होगा पहले KL1, दूसरे का V होगा KL2। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता है R की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है हमको सर, E अपॉन वी माइनस वन इंटू आर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, आ गया। ठीक है, ये बस इतना याद रखना है आपको पोटेंशियोमीटर वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट पावर, पावर एंड हीट, पावर एंड हीट। पावर एंड हीट। ठीक है, पावर क्या होता है, हीट क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी एंड हीट। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास सेल ऐसा है, यहाँ से चार्ज क्यू जा रहा है, ठीक है, यहाँ से चार्ज क्यू जा रहा है, इसका वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे V है, यहाँ पे जीरो है, तो V कितना आएगा, V कितना होगा? V माइनस जीरो इक्वल टू कितना, वर्क डन अपॉन क्यू। V क्या होता है? W अपॉन क्यू। अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय सेल कितना हो जाएगा? Q इंटू वी। वर्क डन मतलब एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल कितना हो जाएगा? एनर्जी सप्लाइड बाय सेल कितना हो जाएगा? Q इंटू वी। एनर्जी आ गया। अगर आपसे पावर पूछा है तो पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम से, सॉरी। तो Q अपॉन टी क्या होता है? आई। तो पावर क्या होता है? V इंटू आई। ठीक है,
अब एक चीज मुझे आपको बतानी है कि भाई, अगर ऐसे सपोज सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ कि ये 12 वोल्ट का बैटरी है, इसमें से 2 एम्पेयर का करंट निकल रहा है, टोटल पावर कितना होगा इसमें से? पावर कितना होगा सर? V इंटू आई। वी कितना है? 12। आई है 2। पावर कितना आ गया? 24 वाट। बोलो। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। अब आपके पास, मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस आर है, यहाँ से करंट आई जा रहा है। अगर आप, ये तो हो गया वोल्टेज और करंट। अगर रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी है, यहाँ पे करंट आई जा रहा है। तो अभी आपने बोला कि सर पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला आपने बताया कि है मेरे पास। अब हमको पता है सर वी होता है आई इंटू आर। तो आई कितना आ गया सर? वी अपॉन आर। सर पावर डिसिपेटेड कितना होगा? पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर। सर अब आप बोलोगे सर अभी आपने बताया पावर का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आई, है ना? अभी आपने बताया पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, है ना? यहाँ पे देखा हमने वी इंटू आई। तो क्या मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ? वी की जगह लिख सकता हूँ आई इंटू आर, तो हो गया आई स्क्वायर आर। या आई की जगह लिख सकता हूँ वी अपॉन आर, तो पावर का फॉर्म एक फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। या पावर का फॉर्मूला हो गया वी इंटू आई। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जैसा अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। हाँ बोलो। सर। ठीक है। अब एक मुद्दे की बात है यहाँ पे कि सर ये तो आपने रेजिस्टेंस बताया, यहाँ से करंट आई जा रहा है। तो आपने बोल दिया सर वी इक्वल टू आई आर होगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होगा। सर पावर आपने बता दिया वी आई होगा, यही होगा आई स्क्वायर आर, यही होगा वी स्क्वायर बाय आर। ठीक बात है। अगर मेरे पास वोल्टेज है ऐसे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर करंट इसमें से निकल रहा है, पॉजिटिव वाले डंडे से करंट निकल रहा है, तब क्या होता है इसमें से? ये दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। पॉजिटिव वाले डंडे में करंट आ रहा है, दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग। बोलो। ठीक है। पॉजिटिव वाले डंडे से करंट करंट निकल रहा है, ये आई है, तो दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। पॉजिटिव वाले डंडे में करंट आ रहा है, तो दैट इज द केस ऑफ चार्जिंग। ये डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब यहाँ पे पावर कितना जनरेट हो रहा है? पावर इज जनरेटेड। डिस्चार्जिंग हो रहा है मतलब पावर डिसिपेटेड। बोलो। हाँ सर। ठीक है। ये चीज सपोज क्लियर है। ये चीज क्लियर है आर्यमन, सुरेश, अथर्व? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब हम बात करते हैं एनर्जी डिसिपेटेड। अब पावर होता है सर एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर मैं बोलता हूँ डी ई अपॉन डी टी। सर डी ई निकालना है तो सर पी डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो। तो सर अगर मेरे पास एनर्जी है, निकालना है मेरे पास पावर है, तो आई स्क्वायर आर डी टी, जीरो से लेके टी तक। अगर मेरे पास आई कांस्टेंट है, इफ आई इज कांस्टेंट, तो मेरे पास आई का क्या क्या फॉर्मूला आ गया? सर आई स्क्वायर आर टी, सर वी स्क्वायर बाय आर टी, सर वी आई टी। ठीक है। क्वेश्चन देखो। अगर ये 2 ओम है, ये 3 एम्पेयर आ रहा है, टाइम 3 सेकंड दे रहा हूँ, एनर्जी कितना होगा? बताओ।
54 watt. 54 जूल, एनर्जी इज इन जूल, हाँ सर बराबर. पावर इज इन वॉट। हीट या एनर्जी कुछ भी बोल दो, ठीक है। निकालोगे सर एनर्जी का, तो पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर क्या होता है सर, वी इंटू वाई इंटू टी होता है। सर वी नहीं पता हमको, आई और आर के बारे में दिया हुआ है, तो सर आई स्क्वायर आर टी होता है। तो आई दिया हुआ है 3 दिए 9, 9 2 18, 18 दिए 54, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करो। आई इक्वल टू 2 टी दिया हुआ है, फाइन टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, फाइन द एनर्जी। बताओ। 64 जूल आ रहा है. 64, 64 कैसे आ जाएगा? देखो एनर्जी निकालना है अपने को, हाँ, आपको पी डी टी होगा। पी के क्या है सर, आई स्क्वायर आर डी टी। कहाँ से कहाँ तक निकालना है सर, 0 से लेके 2 तक। सर आई कितना है 2 टी, तो 2 टी मतलब 4 टी स्क्वायर इंटू आर कितना है 2 डी टी। तो मतलब 8 बाहर आ गया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, 0 से 2, 2 8 64/3, ठीक है। हाँ सर. अरे इंटीग्रेशन करोगे तो टी टी स्क्वायर का टी टी 3/3 हो जाएगा ना। चलो, क्वेश्चन है आपके पास। ये मैंने दिया 12 वोल्ट, और यहाँ पे भी ले लो एक रेजिस्टेंस 2 ओम, ये ले लो 3 ओम, ये ले लो 6 ओम, ठीक है। एक काम करो, सारे रेजिस्टेंस में कितना पावर जा रहा है वो निकालो, और टोटल एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है। पावर निकालो, सारे रेजिस्टेंस में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, और एनर्जी निकाल लो, एनर्जी स्पेंट इन 3 ओम रजिस्टर इन 3 सेकेंड, ठीक है। पहले पावर निकालो, फिर एनर्जी निकालो, चलो। सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा सर। एनर्जी स्पेंट इन 3 ओम रजिस्टर इन 3 सेकेंड निकाल लो, पहला। दूसरा निकाल लो, एनर्जी स्पेंट इन होल सर्किट, होल सर्किट इन 3 सेकेंड। पहले तो सिर्फ 3 ओम पे निकालने के बोला था, अब पूरे सर्किट पे निकालना। सर पहले को 36 है। पहले का 36 सही है। ठीक है, देखो यहाँ पे, बस सबसे सबसे अपने को एनर्जी निकालना है।
एनर्जी होता है सर आई स्क्वायर आर टी। आई पहले तो आई निकालना पड़ेगा, टोटल सब कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है। सर मैं इसका रिजल्ट निकाल लेता हूँ सर, 3 और 6 का 2, 2, 2 और 2, तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 में, और यहाँ पे 12 वोल्ट है। 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 12 वोल्ट है। तो सर इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख सकता हूँ सर, आर ई कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम, तो वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। सर आई कितना आ गया, वी अपॉन आर, आई कितना आ गया सर 3 एम्पेयर, मतलब 3 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, मतलब 3 एम्पेयर का करंट यहाँ से फ्लो हुआ, 3 एम्पेयर का करंट यहाँ पे आया। तो इसके अक्रॉस कितना पावर आ गया, पावर क्या होता है वी इंटू आई, वी नहीं पता, आई आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर इंटू आर होता है ना। तो आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, 9 ठीक है, 9 टू 18 वाट आ जाएगा पावर, ठीक है। और अपने को तो एनर्जी पूछा है ना 3 सेकंड में, तो 18 इंटू 3 कितना हो गया, 54 जूल आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो, ठीक है। 3 एम्पेयर यहाँ पे आएगा, 3 एम्पेयर यहाँ पे आएगा, 3 एम्पेयर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब अब सिर्फ 3 ओम पे पूछता, पहले में क्या पूछा 3 ओम पे, तो यहाँ से 3 क्या होगा, एक यहाँ चले जाएगा, 2 यहाँ चले जाएगा, तो 3 एम्पेयर आएगा ना यहाँ पे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ इसको करंट को डिवाइड करो, तो इसमें कितना जाएगा 6/9 इंटू 3, 6×3 = 18, 18/9, 2, यहाँ से 2 एम्पेयर करंट जाएगा, यहाँ से 1 एम्पेयर करंट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया एनर्जी, आई स्क्वायर आर टी, 4, 4 2 टू 4, 3 12 और 3 36, तो इसके क्रॉस कितना आ गया 36 जूल। इसके क्रॉस कितना आ गया आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर मतलब 1 इंटू आर, इंटू 6, 6 इंटू 3 ठीक है। तो इसके क्रॉस आ गया 36 जूल। इसके क्रॉस के टोटल सर्किट में कितना ऐड कर दो, 54 + 36 + 18 कितना आ गया 108। बोलो, समझ में आया। हाँ सर। समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही आपको जब आप देखोगे क्वेश्चन कुछ ऐसे आए हुए, बल्ब दे देगा तो ब्राइटनेस, अगर ब्राइटनेस की बात करेगा, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू पावर, ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू पावर, ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू पावर। जैसे मान लो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया 220 वोल्ट, ठीक है। ये 100 वाट का बल्ब है, ये 50 वाट का बल्ब है, और ये 25 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो आपको बताना है विच इन तीनों में से कौन सा बल्ब ज्यादा जलेगा, ये कौन सा बल्ब ज्यादा जलेगा। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कि 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। बी दे रहा हूँ 1 = 2 = 3। सी दे रहा हूँ 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। और डी दे रहा हूँ 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 3। बताओ। 100 वाट है, और अगर अगर आपको 220 वोल्ट दिया हुआ है, अगर मान लो बाई चांस 220 वोल्ट नहीं दिया होता, तो आपको ऑटो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 220 वोल्ट मान के चलना है, क्योंकि इंडिया में हम कौन सा वोल्टेज यूज करते हैं 220 वोल्ट, ठीक है। चलो बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा जलेगा। अब आप देखोगे सर यहाँ से करंट आई आ रहा है सर, सेम करंट इसमें जा रहा है, सेम करंट इसमें जा रहा है, सेम करंट इसमें जा रहा है। सर हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, हाँ सर। आई सेम है, मतलब पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो सर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। अब आपके पास पावर पता है, आपके पास वोल्टेज पता है, क्या आप यहाँ पे वो निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो। सर हमको पता है सर, पी होता है सर वी अपॉन वी स्क्वायर बाय आर होता है ना।
वी हमको अपने को दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो सर अगर मैं R1 की बात करूंगा, R1 में कितना आ जाएगा, वी 220 का स्क्वायर, और पावर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। सर R2 निकाल लूंगा मैं, तो 220 का स्क्वायर अपॉन इसका पावर दिया हुआ है 50। सर R3 में भी सर 220 का स्क्वायर और इसका पावर दिया हुआ है 25। यहाँ से R1 R2 R3 निकालूंगा, है ना। जो सबसे ज्यादा R आएगा वो वाला बल्ब जलेगा, वो सबसे ज्यादा जलेगा। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे करना है सॉल्व। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पावर एंड हीट, जो आपका सीबीएसई में, जो आपका सीबीएसई और जेई में क्वेश्चन आता है। अब हमारे इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन जो हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ था, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, अब देखो, पहले मैं गैल्वेनोमीटर से क्या बनाऊंगा, वोल्टमीटर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं। अब वोल्ट मीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन एन अप्लायंस। वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर is always connected in parallel with the appliance। कोई भी अप्लायंस के अगर आप पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दोगे तो आपको वहां से उसका क्या दे देगा, उसका क्या दे देगा, उसका आपको दे देगा, वोल्टेज दे देगा। वो उसका वो आपको उसको क्या दे देगा, वोल्टेज दे देगा, है ना। उसको क्या दे देगा, आपको वोल्टेज दे देगा। ठीक है, अब देखो, मान लो मेरे पास ये बल्ब है, मैंने क्या किया, इसके वोल्ट मीटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं एक गैल्वेनोमीटर ले रहा हूँ, मैं गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है, बट अप्लायंस के पैरेलल में लगा हुआ है पूरा, है ना। तो ये जो हिस्सा जो है, ये क्या बन गया, अब एक वोल्ट मीटर बन गया। ये हिस्सा क्या बन गया है, वोल्ट मीटर बन गया। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, हैवी रेजिस्टेंस है, मतलब बहुत ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस, कुछ भी बोलो। एक हाई रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, तो वो कैसा बिहेव करने लग जाता है, वो बिहेव करने लग जाता है एज अ वोल्ट मीटर। मतलब अगर मैं गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, देन द गैल्वेनोमीटर विल बिहेव लाइक अ वोल्ट मीटर। ठीक है, मैं सपोज करंट यहाँ से आई आया, मैं सपोज यहाँ से चला गया करंट IG। ठीक है, तो मुझे बताओ ये क्या हो गया। हाँ, ये जो वोल्ट, इससे थोड़ा वोल्ट कितना होगा, पूरा वोल्ट IG इंटू G+R। इसके क्रॉस करंट इतना है, जी का रेजिस्टेंस जी और रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस R। वी कितना आ गया, IG इंटू G+R। ठीक है, V इक्वल टू IG इंटू G+R, तो करंट कितना आ गया, V/G+। ठीक है, यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो अगर आपको वोल्ट मीटर को, सॉरी, गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्ट मीटर में बदलना है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या याद रखना है सर। तो मैं गैल्वेनोमीटर लूंगा, गैल्वेनोमीटर में एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दूंगा, एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दूंगा,
तो मेरा ये सेटअप, ये वाला जो सेटअप है, ये क्या बन गया, ये बन गया एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। और याद रखना ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से अभी हमारे पास क्या आ गया था सर, आईजी आ गया था मेरे पास। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो हो रहा होगा वी अपॉन इस जो आर प्लस जी, आर प्लस जी। अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, वी अपॉन आई जी माइनस जी। इस आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वी अपॉन आई जी माइनस जी। A voltmeter can be used as a voltmeter, sorry, a galvanometer can be used as a voltmeter to measure the voltage across any circuit। है ना, आप इस सेटअप को किसी भी अप्लायंस, मतलब कोई भी अप्लायंस है उसके उसके पैरेलल में ये लगा दो, गैल्वेनोमीटर और एक रेजिस्टेंस। तो ये मेरे भाई साहब, ये इट विल बी वर्किंग एज अ वोल्ट मीटर, इट विल बी वर्किंग एज अ वोल्ट मीटर। कोई भी अप्लायंस है ये, कोई भी अप्लायंस के पैरेलल में एक गैल्वेनोमीटर और उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे तो वो आपका वोल्ट मीटर के जैसे काम करने लगेगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन देगा वो इसका वोल्टेज का डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, a galvanometer can be used as a voltmeter to measure the voltage across any circuit element. For this, it must be connected in parallel with that element। ठीक है, अब अब आपने बोला, अब आप सोच रहे होगे कि सर मैंने यहाँ पे इसको पैरेलल में क्यों लगाया है। देखो यहाँ पे जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरी हाई है, रेजिस्टेंस कैसा है, वेरी हाई है। सर ज्यादा रेजिस्टेंस है मतलब यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई है तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 0। जीरो क्यों फ्लो हो रहा होगा यार, करंट हाई है मतलब करंट लो, कम फ्लो हो रहा होगा ना, लो। इट मस्ट बी, जैसे हमने कनेक्शन को पैरेलल में किया, इट मस्ट ड्रॉ अ वेरी स्मॉल करंट। रेजिस्टेंस हाई होता है तो करंट स्मॉल हो जाता है, इसलिए मैंने सीरीज में किया ताकि यहाँ से कम रेजिस्टेंस फ्लो, कम करंट फ्लो। और गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। अगर आप यहाँ से, अगर आप यहाँ पे लेट सपोज आपने यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिया होता, लेट सपोज आपने यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिया होता तो सारा का सारा करंट मेरे भाई से यहाँ से फ्लो हो जाता, और सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर फूक जाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव डिवाइस। गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। हमको उस गैल्वेनोमीटर से कम करंट फ्लो करवाना है। तो भाई इस कम से कम करंट फ्लो के लिए मैंने इसको सीरीज में लगाया एक हाई रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंस, चाहे रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, बात एक ही है। इस गैल्वेनोमीटर के इस सीरीज में हमने लगाया हाई रेजिस्टेंस। अब क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है तो यहाँ से लेट सपोज 10 एम्पीयर करंट आ रहा होगा तो 9 एम्पीयर करंट यहाँ से चले जाएगा, 1 एम्पीयर करंट यहाँ से आएगा। क्योंकि हाई रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में लगाया है यहाँ पे, यहाँ से कम करंट आएगा, यहाँ से लो वैल्यू ऑफ करंट, वेरी स्मॉल करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसलिए हम एक लार्ज रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाया है सीरीज में गैल्वेनोमीटर के। ठीक है, हाँ सर। सो बाय कनेक्टिंग बाय कनेक्टिंग by connecting a high resistance, high resistance R in series with galvanometer, with galvanometer, we get a we get a voltmeter of desired range, of desired range। ठीक है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से हमने वोल्टमीटर बनाना सीख लिया। अब आजा दूसरे पे, अब हम इसके एमीटर बनाते हैं। दूसरा,
इसको अब अपने को बनाना है इससे एमीटर। अब एमीटर सर्किट में कैसे लगता है? सीरीज में लगता है ना। कोई भी सर्किट में हम एमीटर को कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास सर्किट है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो भाई ये लगाना है सीरीज में, तो मैं तो गैल्वेनोमीटर को तो लगाऊंगा सीरीज में। बट अब इसको मुझे एमीटर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा एस, जिसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। जिसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो ये पूरा सिनेरियो, ये पूरा सेटअप कैसे बन गया एक, दिस सेटअप इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। दिस सेटअप इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। अब क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस मतलब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत लेस है, बहुत कम है, बहुत छोटी वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या होगा सर, यहाँ से जो करंट आया मेरे पास, यहाँ से जो करंट आई आएगा सर, रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी है, मतलब सारा का सारा करंट मेरे भाई साहब यहाँ से फ्लो हो जाएगा। यहाँ से बहुत छोटा सा करंट फ्लो होगा, स्मॉल करंट। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये सेटअप मेरा क्या बन गया, एमीटर की तरह बिहेव करेगा। और ये मेरा एक्सटर्नल सर्किट है, ये मेरा सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट है। एक्सटर्नल सर्किट के कैसे लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। तो मेरा, तो नाउ इट विल बिहेव लाइक एन एमीटर, इट विल बिहेव लाइक एन एमीटर। अब मुझे बताओ, अब इन दोनों का वोल्टेज सेम होगा भाई, एस बाई जी इंटू आई जी। जी इंटू आई जी का जो वोल्टेज है इज इज इक्वल टू, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी इंटू एस। आई माइनस आई जी इंटू एस। यहाँ से अगर आपको एस पूछा है, निकाल लो। तो जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है। हाँ सर। सो बाय कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस, एस across galvanometer, we get an ammeter. We get an ammeter of desired range। ठीक है। तो पते काम रखने वाली क्या बात है भाई, वो देखो भाई, ये गैल्वेनोमीटर है मेरे भाई, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ वोल्ट मीटर में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है एमीटर में। तो भाई गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। सर गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दोगे एस, स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस, स्मॉल वैल्यू, तो वो क्या बन जाएगा, एमीटर। सर यहाँ से अगर यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज वी है पूरा, है ना, इसके अक्रॉस, तो यहाँ पे सर क्या जाएगा सर, वी इक्वल टू, यहाँ से जो करंट जा रहा है सेम करंट जा रहा है, आई जी इंटू जी प्लस आर एस। यहाँ से मेरे पास आई जी कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास आर कितना, आर एस कितना आ गया, वी अपॉन आई जी माइनस जी। सर यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ से करेंट लेट सपोज आई आया होगा, सर आई जी में तो आई जी चला गया होगा, यहाँ से कितना जाएगा सर, आई माइनस आई जी। तो सर यहाँ पे मैं, दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम हो जाएगा, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो सर यहाँ से मेरे पास एस का वैल्यू कितना आ गया, आई जी इन अपॉन आई माइनस आई जी इंटू। बोलो समझ में आया कन्वर्जन? हाँ सर। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। ये ठीक है। सो विद दिस आवर चैप्टर ऑफ करंट इज ओवर। ठीक है। करंट हमने पूरा पढ़ लिया है, 0 से लेके 100% तक। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, जितना मैंने पढ़ाया है उतना रिवाइज करो, सॉल्व
PYQ, जेई मेंस के सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम के PYQ सॉल्व करो, मोर देन इनफ है। लगभग 90 to 95% आपसे सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन इतने कॉन्सेप्ट के बाद। ठीक है, हाँ करंट इज सर। ओवर। करंट पूरा हमने पढ़ लिया है, सारे कॉन्सेप्ट जितना जितना भी है, जेई CBSE सब पढ़ लिया है। अभी मैं आपको PDF भेजूंगा बुक की, SL अरोड़ा बुक की। एक बार गो थ्रू कर लेना कि कैसे आपको आंसर को फ्रेम करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, एक दो देख, दो तीन तीन चार, वो सब देख लेना। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर CBSE आल्सो। ठीक है, विद दिस आवर करंट इज ओवर। नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स कैपेसिटर्स इज लाइक करंट, इट इज लाइक करंट, है ना। हाँ 70% सेम है, 70% वही इक्विवेलेंट निकालना है, सीरीज निकालना है, पैरेलल में निकालना है ना। Q=CV, कैपेसिटर क्या होता है, ऐसा होता है, Q=CV। ठीक है, अभी Q=CV। ठीक है, अभी आई थिंक मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें, जहाँ पे कैपेसिटर था जो मैंने उसे PDF भेजा था। फिर हम स्टेडी स्टेट में पढ़ेंगे। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर जो होता है बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट होता है, इंडक्टर बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट। तो ये सब चीज़ अभी हम देखने वाले हैं। सो मे बी कैपेसिटर्स में वी विल टेक अराउंड 3 to 4 लेक्चर्स। ठीक है, कैपेसिटर्स खत्म हो जाएगा इसमें, देन वी विल स्टार्ट द मैग्नेट। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है, करंट का पूरे के पूरे नोट्स बना लो अच्छे से। जो वो वाली PDF है, आज की PDF है, अपना नोट डाउन कर लो, करो अच्छे से। और PYQ स्टार्ट सॉल्विंग द जेई मेंस एंड महाराष्ट्र सीटी के PYQ सब सॉल्व हो जाएंगे, सब हमने कवर कर लिया है। और इनफैक्ट जो अभी आपका एग्जाम में आएगा वो भी, अगर आपने अच्छे से सब कुछ पढ़ा है, आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो वी विल स्टॉप इट। हाँ सर। मीट इन द, हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाइमिंग मैं बता दूंगा। अभी अभी एक दो दिन में का गैप लो, जो हमने करंट पढ़ा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसको रिवाइज करो पूरा। ठीक है, देन फिर चलिए हम सर। मिलते हैं। हाँ, फिर हम आते हैं कैपेसिटर्स पे आते हैं। ठीक है, और मीनवाइल करंट में भी कोई कुछ डाउट आ रहा है आपसे, आपको खुद से जब पढ़ रहे हो तो कोई डाउट आ रहा है, देन यू कैन आस्क मी ऑल्सो। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। ठीक है, ऐसे डाउट नहीं आना चाहिए।